हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे चार्ज के बारे में और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। डिफरेंट टाइप के चार्जिंग मेथड को हम देखेंगे, चार्जिंग ऑफ बॉडी समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे वर्ड ही अगर हम देखें ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। चार्ज जहाँ पर रेस्ट पर रहेंगे उन्हीं की स्टडी किया जाएगा, जो चार्ज रेस्ट पर रहेंगे उन्हीं की स्टडी इसमें हम करेंगे, ठीक है। और यही लिख रहे हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ स्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स वगैरह लगाएंगे, फील्ड लगाएंगे, ठीक है ना, और एक चार्ज का जो पोटेंशियल वगैरह रहेगा, उन सबको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। या सिंपली हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ठीक है ना। अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखना है तो स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 12th क्लास बोर्ड दे रहे हैं और हमसे पूछा जाता है तो ये लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। बेसिकली मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण मैटर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम चार्ज। जैसे अगर हम बात करें मास क्या है, मास के कारण हम वेट महसूस होता है, ठीक है ना, मास के कारण ग्रेविटेशन फोर्स आता है। वैसे ही चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा या मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो बिकॉज ऑफ चार्ज रहेगा, ठीक है ना। वही यहाँ लिख रहे हैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it produces and experiences इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। चार्ज की, ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी के कारण हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं, चार्ज के कारण देखते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एसआई यूनिट चार्ज की तो कूलाम है, ठीक है ना, ये याद रखना है। मिली कूलाम 10⁻³ माइक्रो कूलाम 10⁻⁶, ठीक है ना। और नैनो कूलाम 10⁻⁹, ठीक है ना। इसे भी समझ रहे हैं, बहुत ईजी है ये तो, ठीक है ना। माइक्रो, नैनो और मिली जो है हम समझ रहे हैं। और कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होती है, छोटे क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो हमें याद रहता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, -e, ठीक है ना। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। ये -19 है पावर, ठीक है। और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +e चार्ज होता है। अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का, ठीक है ना, हीलियम 4 के न्यूक्लियस होते हैं। तो हीलियम 4 में अगर हम बात करें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2e चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर, ठीक है। न्यूट्रल की बात नहीं कर रहे हैं हम, हीलियम न्यूट्रल एटम की बात नहीं कर रहे हैं। हीलियम जो है, हीलियम 4 का जो न्यूक्लियस रहेगा उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हम, ठीक है। कुछ और भी यूनिट हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी हमें याद रखना है। पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज 3 × 10⁹ ESU इज इक्वल टू 1 कूलाम होता है। ये बहुत छोटी यूनिट है ESU, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है ये, ठीक है ना। ESU जो है सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है, ये दिमाग में रखना है हमें। और एक यूनिट और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये काफ़ी बड़े चार्ज की यूनिट है। 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम होता है, ठीक है। और केमिस्ट्री में हमने 1 फैरड वगैरह देखा होगा, ठीक है ना। 1 फैरड चार्ज कितना होता है अगर हम बात करें तो 1 फैरड चार्ज जो है 96,500 कूलाम वगैरह रहेगा, ठीक है ना। ये फिजिक्स में तो ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती हमें इनकी, ये केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है, इसको भी रिमेंबर कर सकते हैं आप। और ESU जो है सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ESU जो है 1 ESU अगर हम बात करें कि 1 ESU कितना है, तो 1 ESU की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम, है ना। 1 ESU की वैल्यू ये रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं चार्जेस की, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक नेगेटिव चार्ज रहेगा,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दो टाइप के चार्ज रहेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव लार्जर है और नेगेटिव स्मॉलर है, जैसे यहाँ पर लिखा है हमने, ठीक है ना, कि +2 कूलम चार्ज इज ग्रेटर देन -3 कूलम चार्ज, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव बताने का केवल ये मतलब है कि ये अलग हैं, ठीक है ना, नेगेटिव अलग हैं, पॉजिटिव अलग हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है ना, गर्ल्स और बॉयज़ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ग्रेटर और लेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे ही हो सकता है पहले के टाइम पर अगर कलर से लिखा गया होता कि ब्लू कलर चार्ज, रेड कलर चार्ज, तो आज ब्लू कलर और रेड कलर पढ़ रहे होते हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल और केवल ये सिंबल बनाने के लिए है कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है ना, टू डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज के लिए ये बनाया गया है बस, ठीक है ना, कोई बड़े और छोटे नहीं, इसमें ध्यान रखना। हाँ, अगर हमसे बोला जाए 3 कूलम और 2 कूलम चार्ज में कौन बड़े हैं, तो ऑब्वियस, ठीक है ना, 3 कूलम चार्ज लार्ज रहेंगे और 2 कूलम चार्ज रहेंगे स्मॉल, ठीक है ना। चलिए, तो यही यहाँ लिख रहे हैं, positive charge does not mean it is larger than negative. Here positive and negative indicate only both are different, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चार्ज की देख रहे हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। ध्यान रखना, लाइक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आगे देखेंगे हम, लाइक लार्ज, मान लो एक लार्ज चार्ज है और एक स्मॉल चार्ज है, सेम चार्ज हैं, सेम पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, वहां पर भी कभी कभी देखने को मिलता है हमें कि अट्रैक्शन रहेगा, आगे देखेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट चार्ज रहेगा तो ऑलवेज रिपल्सन रहेगा, पॉइंट चार्ज रहेगा तो ऑलवेज रिपल्सन रहेगा, ठीक है ना। तो लाइक पॉइंट चार्ज, ध्यान रखना, ये इसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप अपनी नोट्स में, लाइक पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। तो लाइक चार्ज अगर रख रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल कर रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्ज रिपेल कर रहे हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव अगर रख रहे हैं तो ये पास आ जाएंगे, अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल एडिशन ये फॉलो करेंगे, वेक्टर एडिशन वगैरह फॉलो नहीं करेंगे, सिंपल एडिशन ये फॉलो करेंगे कि 2 कूलम प्लस 3 कूलम इज इक्वल टू 5 कूलम रहेगा यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो जो है पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, आई थिंक लिख लिया है आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है कंजर्व है, ठीक है ना। चार्ज जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है ना, एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कोई क्लोज सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई बॉडीज है मान लो, ठीक है ना, पहले से Q1 चार्ज है और एक पर Q2 चार्ज है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हैं, तो जो भी सम ऑफ चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सम ऑफ चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो यहां लिख रहे हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जैसे मान लो एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, इस पर Q1 चार्ज था, इस पर Q2 चार्ज था, ये मेटल है मान लेते हैं, और इनको टच कराया गया, ठीक है ना। आगे देखेंगे वोल्टेज डिफरेंस रहता है, तो ये चार्जेस मूव भी करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आफ्टर टच देखेंगे तो इस पर जो है Q1 डैश चार्ज आ गया, इस पर Q2 डैश चार्ज आ गया, लेकिन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश और Q2 डैश रहेगा, ठीक है ना। Q1 प्लस Q2 जो है Q1 डैश प्लस Q2 डैश रहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करेगा। मान लो ये जीरो है, लेट्स एक कंडीशन लेकर चल रहे हैं, ये जीरो है और पहले वाले पर Q चार्ज है, तो हम बोलेंगे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ठीक है ना। Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इस पर Q1 डैश रहेगा, इस पर Q2 डैश रहेगा, ठीक है। तो सम ऑफ चार्ज जो है कंजर्व रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि पहले मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उन पर जो है न्यूट्रल हैं, दो बॉडीज हैं वो न्यूट्रल हैं, ठीक है ना, दो बॉडीज हैं वो न्यूट्रल हैं, लेट्स, ठीक है, और उनको रब वगैरह किया गया, ठीक है ना, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जितना इन पर नेगेटिव रहेगा उतना ही इन पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि चार्ज जनरेट नहीं कर सकते, नेट चार्ज जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना।
एक पर नेगेटिव आ रहा है तो दूसरे पर पॉजिटिव आ रहा है, इक्वल अमाउंट का आएगा। ठीक है, अगर इनिशियली न्यूट्रल थे तब। समझ रहे हैं? तो चार्ज तो प्रोड्यूस कर सकते हैं बट नेट चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का। और अगर हम बात करें पूरे यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स न्यूट्रल ही होगा। ठीक है ना, पूरे यूनिवर्स का चार्ज का सम अगर करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स भी आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख रहे हैं हम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें लिख रहे हैं चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी पर चार्ज देंगे या तो ई चार्ज देंगे, या 2e चार्ज देंगे, या 3e चार्ज देंगे। ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो एक प्रोटॉन पर होता है। ठीक है ना, या फिर -e चार्ज देंगे, -2e चार्ज देंगे, -3e चार्ज दे सकते हैं हम। ठीक है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है ई जो है चार्ज की। ठीक है, अच्छा, किसी भी बॉडी पर E/2 चार्ज नहीं दे सकते। है ना, अगर कोई क्लेम कर रहा है कि हमने आइसोलेटेड एक बॉडी को चार्ज किया और उस बॉडी पर जो है E/2 चार्ज है, तो ये गलत क्लेम है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आइसोलेटेड बॉडी पर E/2 चार्ज जो है आ जाए। समझ रहे हैं? इट जस्ट लाइक जैसे हम जा रहे हैं कोक खरीदने के लिए, मान लो कोक बॉटल जो है हमको या तो 1 दिया जाएगा, या 2 दिया जाएगा, या 3 दिया जाएगा, 4 दिया जाएगा। ठीक है ना, और अगर हमने मांगा कि 1.5 कोक बॉटल दे दो, ठीक है ना, तो हमें भगा दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो फ्रैक्शन वगैरह में चार्ज पॉसिबल नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई चार्ज पॉसिबल है। ठीक है ना, तो वही यहां लिख रहे हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और एन की वैल्यू जो है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं? अच्छा, अगर हम बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉर्क से मिलकर बने होते हैं। है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉर्क से मिलकर बने होते हैं, और कॉर्क पर अगर देखेंगे तो कॉर्क पर जो चार्ज रहते हैं वो चार्ज प्लस माइनस 1/3e रहते हैं, और प्लस माइनस 2/3e चार्ज रहते हैं। ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉर्क से मिलकर बने होते हैं। मतलब एक प्रोटॉन अगर बनाना है हमें, ठीक है ना, तो ये 3 कॉर्क से मिलकर बनेंगे। समझ रहे हैं? और 3 कॉर्क मान लो मिलकर बन रहे हैं, तो एक पर होगा 2/3 प्लस, और एक पर होगा +2/3, और एक पर होगा -1/3e। तो तीनों का सम करेंगे, जब तीनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ई आ जाएगा, तो प्रोटॉन बन जाएगा। लेकिन यहां पर प्रोटॉन में अगर अंदर देखें तो यहां कॉर्क पर 2/3 1/3 चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये कंजर्वेशन, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वॉयलेट नहीं कर रहा है। क्यों वॉयलेट नहीं कर रहा है? क्योंकि आइसोलेटेड जो है कॉर्क कभी देखे नहीं गए। ठीक है ना, आइसोलेटेड कॉर्क हमें मिला हो ऐसा देखा ही नहीं गया कभी। तो लॉ ऑफ ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी भी वैलिड है। ठीक है ना, मतलब ये प्रेजेंट रहते हैं न्यूट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन के अंदर ये रहते हैं, ये प्रोटॉन के अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन आइसोलेटेड फॉर्म में कभी नहीं देखे गए। ठीक है ना, दैट्स वाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टिल वैलिड है, ई ही है। ठीक है ना, ई के मल्टीपल में ही चार्ज रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा गया है नोट में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ कॉर्क्स विच हैव प्लस माइनस 1/3e और प्लस माइनस 2/3e, बट आइसोलेटेड कॉर्क हैव नॉट बीन ऑब्जर्व, तो क्वांटा ऑफ चार्ज इज स्टिल ई। क्वांटा एक वर्ड यूज किया जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट को। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें लाइट का क्वांटा क्या है, तो फोटोन है। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है लाइट की क्या है? फोटोन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? फोटोन है। तो लाइट का क्वांटा क्या है? फोटोन है। चार्ज का क्वांटा क्या है? ई है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगर हमसे बोला जाए कि √2 ई चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या, तो ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। √2 ई चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, ये फिर से इंटीजर है नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल बनेगा नहीं ये। अच्छा, अगर हमसे बोला जाए √2 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या, तो बिल्कुल √2 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। √2 बहुत बड़ा नंबर है, √2 कूलाम बहुत बड़े नंबर है, और बहुत बड़े नंबर रहेंगे तो वहां पर हम
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भूल जाएंगे, वो क्वांटाइज रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए बोर्ड में, ठीक है ना, कि √2 चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या, और एक्सप्लेन करो, तो यहाँ यही लाइन लिखना है वहां पर हमें, वी कैन इग्नोर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर लार्ज चार्ज सच एज √3 कूलम, ठीक है ना। √2 कूलम, √2 ई चार्ज नहीं प्रोड्यूस होगा, लेकिन √2 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है, बस इतना दिमाग में रखना है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ मास, ठीक है ना, बट मास में एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जहां पर भी चार्ज होगा, कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी चार्ज होगा वहां पर मास जरूर होगा, ठीक है ना। और ऐसा हो सकता है कि मास हो लेकिन चार्ज ना हो, जैसे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में मास है लेकिन चार्ज नेट जीरो है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज हो किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम में, ठीक है ना, लेकिन उसका मास ना हो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है ना। ये बहुत वेल एक्सप्लेन्ड है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ज जब रेस्ट पर रहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ये हमें याद रखना है, ये पूरा जो भी पॉइंट है, ये 7th पॉइंट को हमें याद रखना है। चार्ज जब रेस्ट पर रहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटीज चल रहे होते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेट नहीं कर रहे होते, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, कांस्टेंट स्पीड की बात नहीं कर रहे हम, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन जब चार्ज परफॉर्म करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, समझ रहे हैं। और जब चार्ज एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक भी, मैग्नेटिक भी और ईएम वेव भी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे दिमाग में रखना है। ये चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर, यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज ईएम वेव, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव, हम समझ गए हैं, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी, चलिए, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम। अगर हम बात करें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, कि कोई मास बहुत तेजी से चल रहे हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन में मास चेंज हो जाता है, ठीक है ना, मास चेंज हो जाता है, और मास का कुछ जो है न्यू मास जो रहेगा वो कुछ इस इक्वेशन से लिखा जाता है, ये चाहे तो याद ना रखें, इतना हमारी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये मास जो है रेस्ट मास होता है ऑब्जेक्ट का, और ये स्पीड, जो ऑब्जेक्ट जो स्पीड से मूव कर रहा है वो स्पीड होती है, और ये स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर और ये इनका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मास चेंज हो जाता है जब ऑब्जेक्ट जो है लार्जर स्पीड से चलेंगे तो मास चेंज हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना चार्ज चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तब भी वैलिड रहेगा, चार्ज जो है चेंज नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, चार्ज नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। वही यहां लिख रहे हैं, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम बट मास डज, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जर्वर से देखें हम, चार्ज सेम ही दिखेगा, मास डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना, हाई स्पीड से मूव करेंगे तो मास वगैरह डिफरेंट हो जाएगा। कैन चार्ज मूव, ये कैन चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड प्रोड्यूसेस ईएम वेव, ठीक है। ये देखो, यस या नो में आंसर दो आप। चलिए आप सोच लिए होंगे आंसर, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, कांस्टेंट स्पीड से चार्ज मूव करेगा, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन तो हो सकता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो चार्ज, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करेंगे चार्ज, तो वहां पर एक्सेलरेशन रहेगा, और एक्सेलरेशन है तो ईएम वेव प्रोड्यूस होगी, तो बिल्कुल यस रहेगा इसमें, ठीक है ना। कैन चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड प्रोड्यूसेस ईएम वेव, ठीक है ना, तो आंसर रहेगा यस, चार्ज प्रोड्यूस करेंगे ईएम वेव, में प्रोड्यूस, ठीक है ना, मस्ट नहीं रहेगा, ध्यान रखना, में प्रोड्यूस, ठीक है ना। हो सकता है इस यूनिफॉर्म मोशन ही कर रहे हो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना, तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे होंगे वहां पर, तो प्रोड्यूस नहीं होगा। एक क्वेश्चन ये देखना, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, है ना, E/2 और √2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 1.6 10⁻⁻20 और √2 कूलम, कौन कौन से पॉसिबल हैं, कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमें टिक करना है नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल में है करेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है।
ठीक है ना। और इनको अगर हम ध्यान से देखना n इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखेंगे तो 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट जाएगा, और n की वैल्यू इंटीजर नहीं मिलेंगे, √2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटीजर नहीं रहेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है प्रोड्यूस करना, तो ये ऑप्शन सही है ना, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल पूछा गया है, ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मल्टीपल मान लो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर। नेक्स्ट देख रहे हैं हम n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ध्यान से अगर देखें तो 1.6 कट गया, 10⁻⁻19 उधर जाएगा तो +19 बना देगा, और +19 और -18 जब मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा कितना, n की वैल्यू, ठीक है ना, 10 मिल जाएगा हमें n की वैल्यू, तो ये पॉसिबल है रिड्यूस करना, तो ये ऑप्शन गलत रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमें नॉट पॉसिबल वाले टिक करना था। और अगर हम इसको देखें, लास्ट वाले को देखें, ठीक है ना, लास्ट वाले को देखें, तो यहां पर अगर देखेंगे ध्यान से n मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 1.6 कट गए, और 10⁻⁻19 जब उधर जाएगा ये बना देगा माइनस, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, और +19 और -20 मिलके कितना बनाएंगे, -1, तो यहां से n की वैल्यू कितना मिल जाएगी हमें, यहां से n की वैल्यू मिल जाएगी 1/10 या 0.1, और 0.1 इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी रिड्यूस नहीं कर सकते, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये, ठीक है ना। अब बात आई ई, तो ई तो लार्ज चार्ज है, √2 √3 ये सब जो है प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है ना, लार्ज चार्ज कूलम है में है इसलिए प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जैसे अगर हमसे बोला जाए पाई कूलम चार्ज, तो ये भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है ना, जो एक्सपोनेंशियल नंबर होता है ई कूलम चार्ज, ठीक है ना, चलिए ई से कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, पाई टाइम्स ई प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या, तो नहीं, ये प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, इस टाइप से अब क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे आई थिंक, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव 3 identical sphere, if first is given positive charge, second is given negative charge and third remain neutral, then arrange m1 m2 m3 in increasing order of mass। हमारे पास पहले 3 स्फीयर थे, ठीक है ना, न्यूट्रल थे तीनों, अब जो है आइडेंटिकल भी थे, मास वगैरह सबका सेम था, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 था, सभी का मास सेम था। और अब हमने क्या किया, m1 को पॉजिटिव चार्ज किया, m2 को नेगेटिव और m3 को न्यूट्रल रखा, तो हमें बताना है कि किसका जो है ये, किनका जो है मास बढ़ जाएगा और किनका मास कम हो जाएगा, है ना, या m1 m2 m3 में क्या रिलेशन रहेगा वो बताना है। तो ध्यान से सुनना, जब भी किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकाल लेते हैं या तो हम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो विड्रॉ करते हैं या फिर दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, नॉर्मल अगर कोई सॉलिड बॉडी चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन या तो निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है ना, चार्जिंग के प्रोसेस में। तो ये पॉजिटिव चार्ज किए गए, तो बिफोर चार्जिंग यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है ना, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, और पॉजिटिव चार्ज देने के लिए हमने क्या किया, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया बाहर, तो जब कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इसका मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना। और इनको नेगेटिव चार्ज दिया गया, तो नेगेटिव चार्ज देने का मतलब है इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमने इनको सप्लाई किया होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन हमने इनको सप्लाई किया होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब हम एक्सेस सप्लाई करेंगे अलग से तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इनका मास बढ़ जाएगा, स्लाइटली इंक्रीमेंट होगा, बहुत ही स्लाइट इंक्रीमेंट होगा, नॉर्मल मेथड से हम मेजर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, हाईली प्रिसाइज जो है इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है ना, इसरो वगैरह मेजर कर पाएंगे, नॉर्मल लैब में मेजर भी नहीं हो पाएगा ये। और अगर हम बात करें न्यूट्रल, ठीक है ना, तो ये तो न्यूट्रल है ही, तो इनका मास कोई चेंज आया नहीं है, तो सबसे ज्यादा मास कौन से हैं, m2, ठीक है ना, सबसे लार्ज मास कौन से हैं, लार्जेस्ट m2 है, और स्मॉलेस्ट कौन से हैं, m1 है, कम हो गया था मास, और अगर हम बात करें इन बिटवीन तो m3 इन बिटवीन रहेगा, है ना।
पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखना, न्यूट्रल बॉडी किनको बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है बराबर रहते हैं, ठीक है ना, उनको न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। या न्यूट्रल बॉडी में होते हैं, न्यूट्रल एटम में जो अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होंगे, ठीक है ना। जैसे ये पेन है, ये न्यूट्रल अभी है, ठीक है ना, तो इसमें प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करना है, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे, प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये न्यूट्रल हैं। और अगर हम बात करें पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है ना, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई वो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां लिख रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लार्ज रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लार्ज रहेंगे, और इसमें रहेगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? चलिए, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, पॉज करके आप लिख सकते हैं इसे। अब हम देखेंगे बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट मेथड जो है चार्जिंग के देखेंगे हम इसमें, ठीक है। बॉडी कैन बी चार्ज बाई फॉलोइंग मीन्स, पहला हम जो है फ्रिक्शन से चार्ज करेंगे, या रबिंग से चार्ज बोलेंगे, रबिंग करने से चार्ज हुए हैं या फ्रिक्शन से चार्ज हुए हैं, ठीक है। और चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है ना, चार्जिंग बाई इंडक्शन, थर्मियोनिक इमिशन से चार्जिंग होगा, ठीक है ना, इसमें हीटिंग वगैरह रहेगा, अभी आगे देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से चार्ज होता है, ठीक है ना, फोटो इमिशन वगैरह भी बोलते हैं, और फील्ड इमिशन से भी चार्ज होता है। तो ये इतने टाइप के चार्जिंग के मेथड हैं। हमारे लिए जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, ये तीन हैं, ठीक है ना। और ये तीन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेंगे हम थोड़ा बहुत, है ना। शुरू के तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं। चलिए, पहले देख रहे हैं हम चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है। किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है, ठीक है, तो फ्रिक्शन से कैसे चार्ज करेंगे? बेसिकली जितने भी मटेरियल हैं, एक टर्म आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। अलग अलग मटेरियल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे उनका लविंग नेचर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, और जो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे उतने अच्छे से, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर कम होगा, ठीक है। तो दो बॉडी को मान लो रब किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे ये हम पेन जो है प्लास्टिक की है, और हम हेयर में रब करेंगे जब, ठीक है ना, तो इस पेन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हमारे हेयर की, है ना, एफिनिटी अलग अलग होगी। और जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां जब रब कर रहे हैं तो एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण जो है हीटिंग वगैरह होगा, कुछ एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा या दूसरी बॉडी ले जाएगी जिसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रहेगी, वो लेकर चले जाएंगे, लविंग नेचर जिसका ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन, और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, और दूसरे पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना, एक को पॉजिटिव मिल गया, दूसरे को नेगेटिव मिल गया, ठीक है। वही लिख रहे हैं, व्हेन two body are rubbed against each other, then body which have higher electron affinity, ठीक है ना, draw some electron and get negatively charge and get negative charge and other get positive charge, ठीक है। ये कॉम वाला एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है इसी वीडियो में हम एक लास्ट में लगा देंगे एक, ठीक है ना, वीडियो जिसमें हमने किया था एक, ये कॉम से जो है हेयर में रब करके और टाइनी पीसेस, पेपर के पीसेस वो लिफ्ट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं हम, इसमें जो है पेपर ये स्टिक कर रहा है,
तो जैसे दो बॉडी को रब कर रहे हैं, मान लो ह्यूमन बॉडी के साथ कोई भी ह्यूमन बॉडी के साथ हम मान लो क्लॉथ जो है, कॉटन का क्लॉथ है, रब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहां से जैसे नीचे आ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर ज्यादा है, प्लास्टिक का उससे कम है, अंबर का उससे कम है, कॉटन, पेपर, ठीक है ना, ह्यूमन हेयर, ग्लास और ह्यूमन बॉडी। तो ये एक जैसे दिख रहे हैं। ग्लास को अगर हम थोड़ा भूल जाएं एक मिनट के लिए, तो ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन एयर ऊपर है, और ये सब जो है प्लास्टिक जैसे मटेरियल हैं, अगर ध्यान से देखें, ठीक है ना, कॉटन, ये भी वुड से वगैरह से मिलके बने होते हैं। तो ये एक है, और एक जो है वुड वाली, प्योर वुड वाली कैटेगरी है। तो तीन कैटेगरी हमें हमने याद किया था अपने टाइम पर ऐसे, कि इधर जो है ह्यूमन हेयर और ये ह्यूमन बॉडी ऊपर है, पेपर बीच में है, और नीचे जो है कॉटन। और एक काम करते हैं, इनको एक में रखो, पेपर और कॉटन को एक में रखो, और अंबर प्लास्टिक को एक में रखो। ये तीन कैटेगरी जैसे बन गए हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाले पॉजिटिव रहेंगे, नीचे वाले नेगेटिव रहेंगे। बहुत पहले क्वेश्चन आते थे इस पर, अभी तो नहीं आए हैं बहुत, ये पिछले अगर हम 4-5 साल का देखें, ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में मिल जाता है हमें। कोई याद करना हो तो याद कर सकता है, अदरवाइज इसको लीव भी कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना रखना है याद, कि जिनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगा वो नेगेटिव चार्ज आएंगे, जिन पर कम होगा वो पॉजिटिव चार्ज आएंगे। बस इतना हमारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन इज नॉट पॉसिबल, है ना, इफ बोथ बॉडीज आर कंडक्टर। ठीक है, ये याद रख लो स्टेटमेंट, ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टर में तुरंत चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, तो अगर दोनों कंडक्टर हैं तो वहां पर चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है, तो याद रखना है थोड़ा सा में। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं हम, चार्जिंग बाई कंडक्शन, ठीक है ना। इसमें जो है एक न्यूट्रल बॉडी है, वो भी कंडक्टर है, और एक चार्ज बॉडी है, वो भी कंडक्टर है। यहां पर ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, ये एक चार्ज बॉडी है, ये कंडक्टर है, और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये भी कंडक्टर है, और इंसुलेटिंग जो है स्टैंड पर ये खड़े हैं, इंसुलेटर है ये भी इंसुलेटर है, ठीक है। और कंडक्टिंग वायर यहां पर एक लगा दिया गया है, एक कंडक्टिंग वायर यहां यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। ये एक वायर है और एक ये वायर है। जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो यहां से चार्ज कुछ अमाउंट यहां फ्लो करके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले चार्ज Q1 था, और बाद में चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश चार्ज हो जाएगा, उस पर Q1 डैश, इस पर Q2 डैश। क्या लिख रहे हैं, अ न्यूट्रल कंडक्टर गेट चार्ज व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है ना, इन दिस बोथ गेट सेम नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है ना, इसमें दोनों को सेम नेचर ऑफ चार्ज मिलता है, ये भी हमारे दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, कंडक्शन से चार्जिंग करने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि दोनों जो है कंडक्टर होने चाहिए, ठीक है ना, और कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे या टच करा कर रख देंगे तब भी वो चार्ज वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, तो वही यहाँ लिखा गया है जो अभी लिखा था, ठीक है ना, Q1 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपने वहां लिख लिया था, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। इंडक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है इनसाइड कंडक्टर, ठीक है ना, कंडक्टर के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के प्रोसेस को बोलते हैं हम ये इंडक्शन। इंडक्शन होता क्यों है आगे थोड़ा देखेंगे हम, कि कंडक्टर स्टैटिक कंडीशन में अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखना चाहते हैं, इस वजह से इंडक्शन होता है, ठीक है ना। तो यहां पर मान लो एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और हम एक पॉजिटिव चार्ज दूर से ला रहे हैं, यहां पर लाकर रखा हमने पॉजिटिव चार्ज इसके नियर बाई में। तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहां पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है बाद में देखेंगे, वैसे तो अभी मोटा मोटा समझ लो आप कि ये पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो नेगेटिव जो इसके इलेक्ट्रॉन थे कंडक्टर के कंडक्टर में लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और पॉजिटिव चार्ज दूर चले गए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम इंडक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है ना। तो इंडक्शन इज redistribution of charge in conductor in presence of external charge or field,
ठीक है ना, एक्सटर्नल फील्ड वगैरह लगाएंगे वहां पर भी हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक और मेटल बॉडी लेकर आ गए। ये पहले न्यूट्रल थे, ये भी न्यूट्रल थे, लेकिन वायर से कनेक्ट करके यहां पर जब चार्ज बॉडी लाएंगे तो नेगेटिव जो है यहां पर आ जाएगा पास, और पॉजिटिव जितना दूर हो सकता है उतना दूर जाएगा। ठीक है ना, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। अगर हम इसको अभी हटा दें यहां से, ठीक है ना, तो फिर से ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल कर लेंगे। लेकिन पहले हमने क्या किया, वायर को डिसकनेक्ट किया, है ना, पहला काम है वायर को डिसकनेक्ट किया और उसके बाद इनको हटा दिया हमने, है ना। तो जब इसको डिसकनेक्ट करके हटाएंगे तो इसका चार्ज जो है परमानेंट नेगेटिव हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां रख रहे हैं आफ्टर रिमूविंग कनेक्शन। ठीक है ना, कनेक्शन रिमूव करने के बाद कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। दूसरा भी एक तरीका है कि ये चार्ज लेकर आए थे हम, और यहां पर जो चार्ज बॉडी है उसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से, अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है ना, कहीं अगर ऐसा सिंबल बनाया जा रहा है, ठीक है ना, ये लाइनें छोटी होती जा रही हैं, ऐसा सिंबल बनाया जा रहा है, ये होता है अर्थ से कनेक्ट करने का सिंबल। ठीक है ना, बोलते हैं हम अर्थिंग कर दिया गया है। तो अर्थ जो है, जो भी एक्सेस चार्ज रहेंगे वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अर्थ जो है विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इनसे जो पॉजिटिव चार्ज इधर एक्स्ट्रा था, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। ठीक है ना, तो इस अर्थिंग के प्रोसेस में ऐसा समझ लो, इस अर्थिंग के कारण जो है पॉजिटिव चार्ज चला गया। अगर हम इसको हटाएंगे तो फिर से ये नेगेटिव जो यहां पर है वो भी चला जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको डिसकनेक्ट कर दे, पहले इसको डिसकनेक्ट करके फिर इसको हटाएं, तो इनका जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर ट्रैप्ड हो जाएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज वहां पर बना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। आफ्टर रिमूविंग कनेक्शन माइनस क्यू चार्ज इस पर मिल जाएगा हमें। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस होती है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है ना, लेकिन शायद एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप में क्या रहेगा, ये एक मेटल जो है बॉब है, ठीक है ना, मेटल नॉब या मेटल बॉब, कोई मेटल का स्फीयर है समझ लो। ये मेटल की रॉड है और ये रबर की डिस्क है, उसमें होल करके जो है जा रहे हैं ताकि वो इंसुलेशन प्रोवाइड करे। ठीक है ना, इंसुलेटर रहे रबर, यहां पर रबर इंसुलेटर यूज किया है। और यहां पर हमने गोल्ड लीफ यूज किया। गोल्ड लीफ क्यों यूज किया है, क्योंकि गोल्ड जो है मेलिएबल है, तो थिन से थिन जो है, ठीक है ना, थिन से थिन सीट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो बहुत ही हल्की जो है सीट बना लिया हमने, जैसे आपने ये देखा होगा ये स्वीट पर, ठीक है ना, काजू कतली के ऊपर जैसे ये वर्क लगा रहता है इसका सिल्वर का, वैसे ही समझ लो गोल्ड फॉइल है, बहुत ही पतली रहेगी। ठीक है ना, एल्यूमिनियम फॉइल देखा होगा, उससे भी बहुत पतली रहेगी गोल्ड फॉइल। तो एक वायर, एक प्लेट ये यूज किया, एक प्लेट ये यूज किया, दो प्लेट यूज किया गया, यहां पर फिक्स्ड है ये। ठीक है ना, ये रोटेट कर सकते हैं, ये टर्न कर सकते हैं। जैसे ही इस पर चार्ज देते हैं हम, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी टच कराते हैं या फिर पास लाते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल बढ़ने लगता है, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव जो है रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन के कारण दूर जाएंगे। दूसरा कोई मेटल यूज करेंगे मान लो, तो वहां पर उसका मास बहुत ज्यादा है और ये फोर्स बहुत कम रहता है, क्योंकि चार्ज बहुत कम सप्लाई हो पाता है। ठीक है ना, तो उतना एंगल नहीं बनेगा। लेकिन गोल्ड के केस में बहुत ही मेलिएबल जो है सीट हमने यूज किया, बहुत ही थिन यूज किया सीट, वहां पर एंगल जो है काफी बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से गोल्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ये भी समझ सकते हैं, ये एक मेटल बॉब है, रॉड है, ये कॉर्क कनेक्टेड है। ये सिंपल अरेंजमेंट आप अपने लैब में बना सकते हैं, स्कूल के लैब में। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के लिए यूज किया, जैसे जैसे अगर हम बात करें, ये अपने लैब में बनाया आपने, ठीक है ना, उसके बाद जो है हेयर पर ये कॉम्ब वगैरह या पेन, सिंपली जो है प्लास्टिक की पेन रब करके इसको पास जो जब टच कराएंगे ना, तुरंत ये जो है एंगल जो है वाइडर हो जाएगा इनका, समझ रहे हैं। और फिर से अगर आप हाथ से, ठीक है ना, क्योंकि हमारा हाथ भी कंडक्टर है, इसको टच कर लें हाथ से, बहुत ही कम चार्ज रहता है इसलिए हम टच कर सकते हैं, सेफ रहेगा ये। इसको फिर टच करेंगे तो यहां पर फिर से जो है ये एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि विड्रॉ कर लेंगे हम चार्ज। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन में क्या रहेगा, ध्यान समझना। इसमें एक मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट को हमने बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट किया, ठीक है ना,
मेटल प्लेट को हमने बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हीट किया, जब हीट करेंगे बहुत ज़्यादा तब वहाँ पर हीटिंग एनर्जी से कुछ इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, थर्मियोनिक इमिशन इसको बोलेंगे। तो वही लिख रहे हैं, बॉडी गेट ये बॉडी गेट चार्ज ड्यू टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर रहता है तभी होता है, ये नॉर्मल पर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हीटिंग वगैरह होगी, ये फायर वगैरह है, इससे हीटिंग होगी और ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए, मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैसे तो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी बेसिक देख रहे हैं बस केवल। यहां पर फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ना, लाइट फॉल कराया गया और सफिशियंटली हाई फ्रीक्वेंसी के, मतलब ज़्यादा थोड़ी फ्रीक्वेंसी के लाइट फॉल कराए गए हैं, ठीक है ना। इनका कुछ वर्क फंक्शन वगैरह रहता है, हो सकता है केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने 11th क्लास में, ठीक है ना। उससे ज़्यादा एनर्जी के फोटोन जब फॉल कराते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी एनर्जी मिल जाए, वो बॉन्ड वगैरह तोड़ के बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। उसी प्रोसेस को जो है ये फोटोन के फॉर्म में अगर एनर्जी दी जा रही है तो इसको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले के टाइम पर माना गया था कि ये थर्मियोनिक इमिशन ही होता है, लेकिन बाद में, ठीक है ना, हर्ट्ज वगैरह जो थे उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि नहीं नहीं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है ना। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी लाइट फॉल ऑन मेटल सरफेस, ठीक है। मेटल गेट पॉजिटिवली चार्ज, यहां पर भी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम फील्ड इमिशन, है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में क्या होगा, इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, यहां पर बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, ठीक है ना। इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, उनकी स्नैचिंग हो गई, ठीक है ना। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर वैसे अभी तो नहीं पता होगा, बाद में देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, क्योंकि ये नेगेटिव रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा और इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने कि इलेक्ट्रॉन की स्नैचिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए, ठीक है ना। और ये जो है बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। इस टाइप से जो चार्जिंग होगी उसको बोलेंगे हम फील्ड इमिशन, चार्जिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू स्नैचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन बॉडी, ठीक है ना। वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझ में आ रहा है, बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज, ये भी समझ में आ रहा है। पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कूलाम्स लॉ वगैरह, ठीक है ना, उस पर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे, ठीक है। आप लीव कर सकते हैं अभी।